हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एरुजीवा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 इकोनॉमिक्स और उसमें हम लोग चैप्टर 1 दैट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है एंड व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। वहां हमने कौन कौन से फैक्टर्स देखे थे? वी हैव सीन द 4 फैक्टर। कौन कौन? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में भी 2 तरह के कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल। हमने यहां तक तो देख लिया कि हमें किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मिंग इन विलेज पालमपुर। अब पालमपुर में खेती कैसे की जाती है, फार्मिंग कैसे की जाती है, यह हम लोग बेसिकली अब देखेंगे कि वहां के लोग कैसे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, उन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके फार्मिंग कैसे करते हैं। तो हमारा मेन क्या हो गया? फार्मिंग इन विलेज पालमपुर। तो फार्मिंग मतलब आपको सबको पता है ये क्या होता है? खेती करना, किसी चीज को, क्रॉप को प्रोड्यूस करना, वीट, गेहूं, पैडी, ये सब चीजें, मेज, मक्का, ये सारी चीजों को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। उसी को फार्मिंग या फिर खेती कहते हैं। अब फार्मिंग करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आप लोग सोचो। तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड। और हमने जैसे प्रोडक्शन में पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा था, वहां सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? हमारा लैंड। उसी तरह हमारा फार्मिंग करने के लिए भी लैंड इज द बेसिक और प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड जो हमें चाहिए ही, वो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन लैंड तो चाहिए, लेकिन लैंड जनरली फिक्स्ड होता है। फिक्स होने का मतलब लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें खेती किया जा सकता है, वो लैंड का एरिया जनरली फिक्स होता है, उसे हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? लैंड इन फिक्स, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड होता है। देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन आफ्टर 1960। अब ऐसा देखा गया इंडिया में, आप जब डाटा देखोगे, आपकी किताब में भी, आपके बुक में भी डाटा दिया गया है, उसके हिसाब से आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 1960s के बाद से कोई भी ज्यादा लैंड में एक्सपेंशन नहीं हुआ। ज्यादा एरिया को लैंड कल्टीवेबल लैंड नहीं बनाया गया, यानी खेती में ज्यादा से ज्यादा और एरिया को नहीं इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब लैंड एरिया जो है वो फिक्स्ड है। अब लैंड एरिया फिक्स्ड है, लेकिन क्या किया गया है? 1960 के बाद भी कुछ लैंड जो वेस्ट लैंड थे, वेस्ट लैंड को इंक्लूड कर लिया गया है हमारे कल्टीवेशन में, यानी खेती में। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, बहुत कम ही एरिया को किया गया। अगर ऐसे ही देखें, अगर जनरली देखें तो हमारा लैंड फिक्स हमें नजर आएगा कि हमारा लैंड जो भी खेती के अंदर है वो जनरली फिक्स्ड है। एंड देयर इज नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब बताइए हम लोगों को क्या करना है? अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना, हमें ज्यादा अनाज पैदा करना है। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हमारा लैंड को बढ़ाते जाएंगे। हमारे अर्थ पे जितना हमारा कल्टीवेबल लैंड है, खेती का लैंड है, लैंड हम बड़ा से बड़ा और ज्यादा लैंड को एक्वायर करते जाएंगे और वहां हम खेती करते जाएंगे। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या नहीं, ये हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंड हमारा फिक्स्ड होता है, जमीन फिक्स, और जमीन को हम लोग थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं, जमीन को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अगर जमीन को इंक्रीज नहीं कर सकते, यहां से हमें फिर समझ आता है कि लैंड हमारा फिक्स्ड है। अब लैंड फिक्स्ड है तो हम क्या करेंगे? अब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। लैंड तो फिक्स है, लेकिन हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा अनाज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप चाहिए, लोगों को खाने के लिए फूड चाहिए। तो उसके लिए क्या है? ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर होना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए लेकिन लैंड तो फिक्स है, उसी को के लिए हमें कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दैट मीन्स वी विल स्टडी हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी फ्रॉम लैंड। लैंड से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, यानी लैंड तो फिक्स है, उसी फिक्स लैंड में से हम लोग कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। वो बाद में स्टडी करेंगे। पहले एक चीज और आप जान लो कि लैंड को मेजर कैसे करते हैं। तो लैंड को मेजर करने का बेसिकली बहुत सारे तरीका होता है, लेकिन जनरल जो होता है वो हेक्टेयर होता है। हेक्टेयर में हम लोग एग्रीकल्चर लैंड या लैंड का एरिया को मेजर करते हैं। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, वो 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर होता है। ये तो हमारा यूनिट हो गया। उसके अलावा भी हमारे नॉर्मल लोकल यूनिट भी होते हैं। कौन कौन से लोकल यूनिट आपने सुना भी होगा? बीघा, कट्ठा, गुंठा, ये सारी चीजें आपने सुना होगा। इन सब से भी हम लोग लैंड के एरिया को मेजर
करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि लैंड फिक्स है और लैंड को कैसे हम लोग मेजर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वही फिक्स लैंड में कैसे हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो जनरली दो मेथड होते हैं जो आपके बुक में भी दिया गया, कौन कौन से? वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग एंड वन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। एक एक करके देखते हैं, लेट अस सी। अब हम लोग देखते हैं क्योंकि हमारा लैंड तो फिक्स है, उस फिक्स लैंड में से हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यानी फिक्स लैंड हमारे पास फिक्स, उसमें हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे। तो जनरली मैंने बताया दो मेथड, वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग एंड वन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग किसको कहते हैं? व्हेन टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर, इट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग किसको कहते हैं? एक ही ईयर में, एक ही लैंड में, एक ईयर में अलग अलग सीजन्स में हम लोग अलग अलग क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। पहले क्या होता था, जनरली एक लैंड में एक साल में एक ही क्रॉप बहुत लोग उगाते थे, लेकिन क्या हुआ, हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करना सीख गए। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब हमने कुछ सीजन को पहचाना, हमने सीजन पहचाना कि कौन कौन से सीजन में हम लोग कौन कौन से क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, खेती उसकी कर सकते हैं। तो हम अब क्या करने लगे, एक साल में कहीं कहीं पे 2 और कहीं कहीं पे 3 क्रॉप्स तक हम लोग एक साल में प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी एक ही लैंड पे एक साल में अलग अलग क्रॉप हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे आपको पता ही होगा क्रॉपिंग सीजन जनरली इंडिया में कौन कौन से होते हैं? खरीफ, रबी और एक जैद। आपने इन दोनों का नाम सुना होगा, खरीफ, रबी, जैद शायद आपने सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा। तो देखिए खरीफ सीजन क्या होता है, जनरली हमारा रेनी सीजन होता है। कब होता है? जून टू सितंबर जनरली माना जाता है। हमारा ये सीजन 3 सीजन जो है अलग अलग इंडिया के भी अलग अलग रीजन में वैरी तो करते हैं, लेकिन जनरली अगर हम लोग बात करें तो यही 3 सीजन होते हैं। तो खरीफ हमारा रेनी सीजन होता है, दैट इज जून टू सितंबर के बीच का सीजन को हम लोग खरीफ सीजन कहते हैं। 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनरल में बात करें तो जून टू सितंबर की होती है हमारी खरीफ। इसमें हमारे कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं? जैसे हमारा ज्वार, बाजरा, राइस यानी कि चावल, ये सारी चीजें हमारा किस में आ जाएंगे? खरीफ में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है? रबी फसल आता है। रबी कौन से में होता है? विंटर में होता है। कौन कौन से महीने में आते हैं? जनरली अक्टूबर टू मार्च महीना में हमारा होता है। अक्टूबर में हम लोग उसको सीड को सो करेंगे और मार्च में हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, 1-2 महीने आगे पीछे इसमें भी फिर हो सकता है, लेकिन जनरली अक्टूबर टू मार्च होता है। इसमें कौन कौन से क्रॉप आ जाते हैं हमारे? जैसे वीट हो गया, यानी गेहूं, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे रबी में आ जाते हैं। अब खरीफ रबी तो हो गया, कहीं कहीं क्या होता है, एक सीजन और आ जाता है, दैट इज जैद सीजन। इसको हम लोग जैद सीजन कहते हैं। ये कब होता है? ये रबी और खरीफ के बीच में जो बच गया, यानी अक्टूबर टू मार्च, मार्च के बाद अप्रैल से लेके हमारा जून तक, यानी अप्रैल मई वाला 2 महीने का सीजन होता है, वो हम लोग जनरली उसको जैद सीजन कहते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जिन्हें हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फॉडर, वाटरमेलन, ये सारी चीजें को उपजा लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी को हम लोग जैद सीजन कहते हैं। उसके बाद हमारा, आप लोगों को समझ में आ गया ये 3 सीजन। यहाँ हम लोग ये क्या देख रहे हैं, ये मल्टीपल क्रॉपिंग का ही मेथड है। अलग अलग सीजन हमने पहचान लिया और अलग अलग सीजन में एक ही जमीन से, एक ही लैंड से हम अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को उपजा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। एक ही लैंड से हम लोग अलग अलग प्रोड्यूस, ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो वो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। दिस इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। और इससे क्या होगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी, फार्मर की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो इससे क्या हुआ, इट हेल्प्स टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड हेल्प्स इन फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी। अब कुछ क्रॉप्स क्या होते हैं, हमारे कैश क्रॉप्स होते हैं। कैश क्रॉप्स कौन से होते हैं, जनरली जो हमारे किसान लगाते हैं, पैसों के लिए लगाते हैं, उससे इनकम कमाना चाहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। जैसे हमारा शुगर केन हो गया, जो गन्ना होता है, वो कैश क्रॉप में आता है। इसके बारे में आप लोग आगे ज्योग्राफी में 10th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे कि कैश क्रॉप्स क्या होते हैं। अभी जनरली आप लोग समझो कि ये अपना इनकम बढ़ाने के लिए फार्मर कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारा शुगर केन हो गया। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग क्या होता है। ये एक मेथड हो गया। हमारा दूसरा मेथड क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब देखते हैं कि व्हाट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब देखते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड क्या होता था, यानी पारंपरिक, पहले किस तरह का फार्मिंग किया जाता था। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यानी
हमारा 1960 से पहले तक यानी 1965 तक के बात करें आप, मिड 1960 यानी 1965 के आसपास की बात करें, वहां तक क्या होता था, सीड्स यूज इन कल्टीवेशन वे ट्रेडिशनल वन विल लो यील्ड। मतलब क्या होते थे, जो हमारे सीड जो बीज होते थे दैट वेर यूज दैट वेर ऑफ लो यील्ड, उनका यील्ड कम होता था, यानी वो कम प्रोडक्शन कर पाते थे, उनकी उपज कम होती थी। और क्या होता था, हमारा कॉ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स वेर बीज, हम लोग खाद के लिए यानी मैन्योर के लिए हम लोग जनरली कॉ डंग और भी बायो मटेरियल और फिर हम लोग नेचुरल मैन्योर्स का, नेचुरल खाद का हम लोग यूज करते थे। और उसके और क्या था, हमारा लेस इरिगेशन वाज रिक्वायर्ड, हमें ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल फार्मिंग करने के लिए हमें इरिगेशन कम, पानी कम, इरिगेशन कम, सिंचाई की जरूरत पड़ती थी। ऑल दीज वर इजीली अवेलेबल विद फार्मर, ये सारी चीज जैसे कॉ डंग हो गए यानी फिर नेचुरल मैन्योर हो गए, या फिर जो सीड होते थे वो लोग खुद बचा के रखते थे वो सीड बीज को, तो वो इजीली अवेलेबल हुआ करते थे। तो हम लोग आपको पता चल गया कि ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होता था। लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग का क्या हमारा लिमिटेशन था, वो बहुत कम यील्ड देता था। यील्ड का मतलब उपज होता है, उपज बहुत कम होता था, बहुत कम उपज होता था, हमें उपज बढ़ाना था, उपज बढ़ाना था। सेम हमारा लैंड फिक्स है, हमें उपज बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हमें यील्ड बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड करने पड़ेंगे। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी हमारा इंडिया में 1965 के बाद से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे आपने सुना होगा सुब्रमण्यम के नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने और उनके टीम ने मिलके HYV सीड्स का डेवलपमेंट किया, जिसको कहते हैं हम लोग हाई यील्ड वैरायटी सीड। ये हमारा हाई यील्ड वैरायटी सीड का उपयोग किया। ये इनका यूज से क्या हुआ, हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। पहले जो हमारा ट्रेडिशनल सीड होता था और ये हमारा हाई यील्ड वैरायटी सीड, इससे हमारा जो प्रोडक्शन था वो 2 से 3 गुना ज्यादा हो गया, 3 गुना तक ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। और ये जनरली कहां से स्टार्ट हुआ था, हमारा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से हमारा ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, लेट 1960s में, यानी 1965 के बाद स्टार्ट हुआ। और कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले इन स्टेट्स में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और क्या यूज हुआ, हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज है, जिसको HYV सीड भी कहते हैं। और हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए और क्या क्या चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होने लग गया। हमारा केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज होने लग गया। पहले क्या था, हमारा कॉ डंग और नेचुरल मैन्योर्स का यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने लग गए। और इट नीडेड वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, हमें मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए वेल डेवलप्ड इरिगेशन की भी जरूरत पड़ गई, हमें सिंचाई की भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें पानी चाहिए होता था। तो हमें इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारी जगहों पे ट्यूबवेल भी लगाए गए और बहुत जगह कैनाल भी बनाए गए। तो ये सारी चीजें की गई मॉडर्न फार्मिंग मेथड में शिफ्ट होने के लिए। और क्या हुआ, हमारे मॉडर्न फार्म मशीनरी जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, ये सारी चीजें यूज करने लग गए। उससे क्या हुआ, इन सारी चीजों से ट्रैक्टर, थ्रेशर, इन सारी, पहले मैनुअल यूज किया जाता था, लेबर जाके, किसान जाके खुद हल चलाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ट्रैक्टर, थ्रेशर, इन सब से और बहुत ज्यादा आसानी हो गई, क्या करने में, प्लॉगिंग करने में, हार्वेस्टिंग करने के लिए आसानी भी हो गई, और बहुत ज्यादा फास्ट में भी ये सारे काम होने लग गए। हमारा फार्मिंग और ज्यादा फास्ट हो गया। और क्या हुआ, हायर यील्ड पर हेक्टेयर, हमारा यील्ड बढ़ गया, हमारा उपज बढ़ गया, 2 से 3 गुना हमारा उपज इंक्रीज हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ये भी ध्यान होगा कि पहले हमें जो है हमें अपनी जो हमारे देश की जनता, इंडियन पॉपुलेशन की खुद की जो हमारी नीड थी उसको पूरा करने के लिए हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता था क्रॉप्स को। लेकिन हमारा जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुआ, उसके बाद से 1965 के बाद थे, अब हम लोग खुद अपने में एक सफिशिएंट हो गए हैं, हम लोग खुद अपना नीड को पूरा कर सकते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि हमने मॉडर्न फार्मिंग या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज करके कैसे अपने नीड को पूरा किया। और नीड तो छोड़िए, हम लोग एक्सपोर्ट करने के लायक भी हो गए, हम लोग जो अपने क्रॉप्स हैं उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी मॉडर्न फार्मिंग या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। अब इन ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें ये भी देखना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम भी हुए हैं। अब क्या हुआ, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़े, लेट अस सी। हमने ये तो देख लिया कि हमारे मॉडर्न फार्मिंग से हमारे कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हुए, लेकिन उन बेनिफिट्स के चलते भी और बेनिफिट्स के अलावा हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए। उस मॉडर्न फार्मिंग के वजह से अब क्या प्रॉब्लम्स हुए वे हमें देखते हैं, या फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रॉब्लम्स काउज्ड बाय मॉडर्न फार्मिंग।
सबसे क्या पहला मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया। अब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उन केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, दे किल सम नेसेसरी बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया जैसे कि हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी वो किल कर देते हैं, उनको भी मार देते हैं। अब जो हमारे लिए बैक्टीरिया नेसेसरी, हमारे कल्टीवेशन के लिए, हमारी खेती के लिए जो बैक्टीरिया नेसेसरी हैं वो भी अगर मर जा रहे हैं तो उस वजह से जाहिर सी बात है हमारा फर्टिलिटी ऑफ द लैंड कम हो जाएगा। तो वी लूज द soil fertility by modern farming method due to use of chemical फर्टिलाइजर। अब ये तो हमने ये समझ में आ गया। दूसरा क्या, अब हम लोग क्या करते हैं जनरली, पानी हमें सिंचाई की पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें इरिगेशन की ज़रूरत है, तो मैंने आपको बताया कि वो ट्यूबवेल का यूज करते हैं। अब ट्यूबवेल का यूज करते हैं तो वो ग्राउंड टेबल से ग्राउंड वाटर को ड्रॉ करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव ड्रॉइंग हो रही है पानी की, जब एक्सेसिव ड्रॉइंग होगी तो क्या होगा, वाटर टेबल, हमारा जो ग्राउंड वाटर का टेबल है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। तो बहुत जगह देखा गया है कि वाटर टेबल और नीचे चला गया, वाटर टेबल नीचे जाने से पानी आसानी से अब नहीं मिल पा रहा है। दूसरा क्या हो गया, वाटर टेबल रिडक्शन। पहला क्या था, सॉइल लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, दूसरा वाटर टेबल रिडक्शन ड्यू टू एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ वाटर, ये कह सकते हैं। उसके बाद पेस्टिसाइड पॉल्यूट रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर एज वेल एज एयर। हमारे जो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं हम लोग, मैंने बताया जो कीटनाशक का हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न फार्मिंग में, वो क्या करते हैं, पानी के साथ मिलके या फिर जो जमीन में है उनके साथ पानी आते हैं, पानी के साथ मिलके चले जाते हैं, रिवर में जाते हैं, लेक में जाते हैं, ग्राउंड वाटर में जाते हैं, इन सबको वो पॉल्यूट करते हैं। तो हमारा इनका इससे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। दूसरा और क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग यहाँ से देखने से पता चलेगा कि हमारे इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, उसको हानि पहुंचा रहा है, उनको क्षति पहुंचा रहा है। और एक क्या होगा, हमारा पुअर फैमिलीज आर अनेबल टू अफोर्ड HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीन। क्योंकि हमारे HYV सीड्स होते हैं या फिर मशीन होते हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, वो जनरली कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। तो हमारा जो पुअर फैमिली है या पुअर फार्मर जो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। उसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से क्या क्या प्रॉब्लम हो गए। सबसे पहला हमारा सॉइल फर्टिलिटी, उसका वाटर टेबल रिडक्शन, पॉल्यूशन हो गया, हमारा इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज पे क्षति पहुंची। और दूसरा हमारा पुअर फैमिली को या पुअर फार्मर को ये सारी चीजें नहीं मिल पाती है। तो हमने पढ़ लिया। अब क्या है, हमें समझ में आ गया कि हम लोग खेती को कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम कॉज हुई, ये भी आपको समझ में आ गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट आर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉडर्न फार्मिंग और व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। तो आप ये 6 पॉइंट लिख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग फार्मर्स इन पालमपुर। अब हमारा जो पालमपुर में लैंड है, जमीन है, वो कैसे लोगों के बीच में, फार्मर्स के बीच में, फैमिली के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बटा हुआ है। तो देखिए वहाँ अबाउट 1/3 फैमिली, जितनी फैमिली है लगभग 450 फैमिली है, तो 450 फैमिली का 1/3 फैमिली आर लैंडलेस। मतलब 1/3 फैमिली के पास कोई जमीन ही नहीं है, अपना कोई जमीन नहीं है। तो क्या होगा, उसे दूसरे की जमीन पे जाके काम करना पड़ता है या फिर बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और मोस्ट ऑफ देम आर दलित। ये 1/3 जो है फैमिली, उसमें से मोस्ट ऑफ देम जो है वो दलित हैं। दूसरा 240 फैमिलीज कल्टीवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। और जो 240 फैमिली हैं वो छोटे छोटे लैंड पे अपना प्रोडक्शन करते हैं, खेती करते हैं। लेस देन 2 हेक्टेयर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है, वो 240 फैमिली हैं। जो हमारे 60 फैमिली है, दे आर मीडियम एंड लार्ज फैमिली, यानी 2 हेक्टेयर से ज्यादा पे खेती करने वाले लगभग 60 फैमिली है, जो हमारे मीडियम एंड लार्ज हो गए। और 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा पे खेती करने वाले हमारे बहुत ही कम किसान हैं। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, असमानता है। किसी के पास तो बहुत ज्यादा जमीन है, कुछ फैमिली के पास जमीन ही नहीं है, बहुत कम जमीन है। यानी बहुत कम लोगों ने ही ज्यादा जमीन पर कब्जा
कर रखा है। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुई, यानी असमानता हुई, यानी हमारा लैंड इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लैंड हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या फिर हम लोग क्या सकते हैं, लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लैंड हमारा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर में। इससे हमारा क्या क्या कंसिक्वेंसेस आएंगे, मैंने पहला बता दिया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आएगी, पॉवर्टी आएगी, हंगर आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी आपका क्वेश्चन आता है कभी कभार, हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन विलेज पालमपुर, तो आप ये लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारी चीजें समझ में आ गया होगा। और मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसका नोट्स आपको हमारे वेबसाइट edujiva.com पे मिल जाएगा। edujiva.com के आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना और वहां आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, तो कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में एग्जैक्टली लिखना कैसे है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे उसको प्रेजेंट करना है, वो आप वहां से हमारे नोट्स में डाउनलोड करके देख सकते हो और स्टडी कर सकते हो। अब हमने लैंड के बारे में तो बात कर ली, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट लेबर, क्योंकि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड हमने बात किया। अब दूसरा क्या था, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो लैंड हमने बात कर ही लिया, अब लेबर का देखेंगे कि लेबर कैसे, ये खेती करने के लिए, फार्मिंग इन पालमपुर में खेती करने के लिए लेबर की क्या जरूरत है और लेबर कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एडुजीवा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दे और साथ में अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दें। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।